बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन, साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। जनाब, अगर आप लाहौर में हैं और अभी आप सुबह जल्दी नहीं उठे तो जल्दी से उठ जाएं, क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा है। और मौसम इसलिए अच्छा है कि बारिश भी हो रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है, क्योंकि पिछली जब 2 बारिशें हुई हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, उसमें सबसे जो एक बुरा फैक्टर कह लें, जो अच्छा नहीं लग रहा था, वो हब्स था, ह्यूमिडिटी थी और बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। तो अगर आज आप लाहौर में हैं और अगर आप सिर्फ दूसरे शहर से आया है तो क्या याद करेंगे, आप लाहौर का वेदर एंजॉय करें और उठें, अच्छी सी चाय पिएं। और मैंने भी चाय पी ली है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ आपको चाय का कह रही हूँ, लेकिन मैंने चाय पी लिया सुबह सुबह। सो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आप अगर बिजली के बिलों से परेशान हैं तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको तसल्ली दे सकती हूँ, और मैं आपको के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बिजली और महंगी हो रही है, ये एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा पेट्रोल महंगा हो चुका है। पेट्रोल पंप्स के हवाले से हड़ताल की भी कुछ खबरें चल रही थी और मैं पब्लिक की न्यूज़ में देख रही थी, उस पर भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जिस पर हमने बात करनी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल हुए हैं। इंतज़ामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी है, जबकि PTI के दो ग्रुप्स के जो रहनुमा हैं उनके इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली इंतज़ामिया ने। और उमर अयूब साहब के डियाला जेल के बाहर जो जेल का इंतज़ामिया है उससे कुछ तल्ख कलामी भी हुई है, इन पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा की जो 100 दिन की कारकर्दगी है उस पर कुछ मिले जुले तज्ज़िए आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहे हैं। और फिर अभी एक और, कल नहीं बल्कि इनफैक्ट परसों से कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स ने, ब्लॉगर्स ने, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने एक जो कैंपेन थी, जो मरीम नवाज साहिबा की 100 दिन की कारकर्दगी है उस पर कुछ वीडियोज़ बनाई गई, और उनके मुताबिक और मुख्तलिफ ब्लॉगर्स के मुताबिक ये पेड कैंपेन की ज़रूरत क्यों पेश आई मुस्लिम लीग नून को, इस पर भी बात करेंगे। जिस पर उस्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जो अच्छी बात है कि अगर मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी है और लोग उनके हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल पर हम तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हम ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो ये बताएं, आपको इस गर्मी के अंदर और इस सियासी गर्मी के अंदर लाहौर का मौसम कुछ हेल्पफुल है आपके लिए? बिल्कुल, बहुत बहुत खुशाइन बात है। लाहौर का मौसम जो है वो इतनी शदीद गर्मी के बाद जिस तरह बारिशें होना शुरू हुई हैं, इससे ये कि थोड़ा सुख का चैन आया, सांस आएगा। उसकी वजह ये है कि इतनी गर्मी, लोड शेडिंग और इतना जो लोग सताए हुए हैं, उससे अल्लाह की तरफ से थोड़ी रिलीफ मिली है। वरना हमारे जो हुक्मरान हैं अर्मिला, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो बिजली के बिल हो या पेट्रोल आपने सताने की बात की, कितने सताए हुए हैं ये तो आपको और मुझे, हम सबको पता है। अभी बिजली के बिल मैंने ना अभी देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जिन लोगों के हाथों में बिजली का बिल है वो बहुत परेशान है डॉक्टर साहब। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक 30-35 हज़ार वाली इनकम वाले शख्स का 17, 18, 19, 20 हज़ार रुपया बिल आ जाए, वो बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बिजली की कीमतों ने और जो पेट्रोल की कीमतों ने इन अवाम का जीना जो है वो दोबार कर दिया है। अवाम उस किनारे पर खड़े हैं जहां पर हुक्मरानों को एहसास ही नहीं हो रहा कि उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन आ सकता है। मेरा ख्याल है ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत सिर्फ IMF की बातें मानने की बजाय अवाम की तकलीफ को समझे और अशराफिया पर टैक्स लगाया जाए, अमीर लोगों से पैसा वसूल किया जाए। और पाकिस्तान में बहुत सारे और तरीके और ज़राए हैं महसूलात इकट्ठा करने के, बजाय ये कि सिर्फ हर बार जोर बिजली और पेट्रोल की प्राइसेस पर दिया जाए। और बिजली पर भी इस तरह का जोर है जिससे डायरेक्ट गरीब आदमी मुतासिर हो रहा है, डायरेक्ट जो है वो मुतवस्सित तबका जो है वो उससे मुतासिर हो रहा है। मेरा ख्याल ये कि अब सूरत हाल जो है ना कि एक ऐसे खामोश तूफान का पेश खैमा लग रही है जिसको हुकूमत को अंदाजा होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी हो गया कि किसी न किसी अंदाज में रिलीफ दिया जाए। वरना आवाम के लिए तो वाकई कभी वो अपने घर का जेवर बेच रहे हैं, तो कभी अपने घर की चीज़ें बेच रहे हैं, और बात तो गुर्दे बेचने तक आ गई है। सो खुदारा हुकूमत को बिजली के मामले में और जो महंगाई है उसके ऊपर काबू पाना बड़ा ज़रूरी है।
जो बजट आया और उसके बाद ये महंगाई बिजली के बिलों की शक्ल में, फिर बिजली पर मज़ीद जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ये सारी सूरत-ए-हाल मैं समझता हूँ कि अब इंतहाई खतरनाक हद तक अवाम के लिए मुश्किल हो गई है। डेफ़िनेटली डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से भी बात की है कि सोचने की ज़रूरत है, अखराजात अपने हुकूमत को कम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे हम एक तरफ देख रहे हैं महंगाई का तूफ़ान है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल है, शाय खुरोनोश हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, और उसमें भी जहाँ आपने IMF का जिक्र किया डॉक्टर साहब, मसला यहीं पे और बाहर बहुत सारे आप जैसे लोग जो समझते हैं इकोनॉमी को और आपके जो तज्ज़िये उनके मुताबिक कि पॉलिसीज़ का फुकदान है। दो कि पॉलिसीज़ मौजूद हैं, ये हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ना कि वक्ती रिलीफ के लिए। ये जो IMF वाला मामला है, इससे लॉन्गर रन में बड़े नुकसानात हो रहे हैं। बिल्कुल, डेफ़िनेटली यही बात है अरमिला कि हुकूमत जो है वो सिर्फ़ अदाद-ओ-शुमार पूरे करने के चक्कर में उसको ऐसे लगता है जैसे बिजली की कीमत बढ़ा देना ही शायद हर मसले का हल है, या IMF की हर बात मान लेने से वो जो $1 अरब की भीख है, उसके लिए अवाम की जो है वो मैं कहता हूँ कुर्बानी दे दी जाती है, अवाम की बलि चढ़ा दी जाती है। इससे सूरत-ए-हाल कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत को ये समझना होगा कि अवाम जो हैं वो एक खामोश आतिशफ़िशां की तरह हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितनी बिजली के बिलों को लेके किस-किस अंदाज़ की वीडियोज़ अपलोड की गई हैं अवामी रद्द-ए-अमल के साथ। उसमें सेलिब्रिटीज़ भी शामिल है, उसमें गरीब आदमी भी शामिल है, उसमें लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। ये गवर्नमेंट को समझना, वो कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं है, वो एहतजाजी वीडियोज़ हैं और बात जो है वो अवाम की बर्दाश्त से बाहिर होती जा रही है। डेफ़िनेटली बर्दाश्त से तो आप एक गरीब इंसान के लिए तो मुझे लगता है एंड मीट्स करना ही बड़ा मुश्किल है, जिसके 4-5 बच्चे हैं, पढ़ाना भी है, बिल्कुल खिलाना भी ऐसे है, दूध भी देना है, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मसला तो है। दूसरी जानिब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जी, PTI के हवाले से मैं पहला सवाल करूँगी इस सियासत के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हर तरफ PTI अब हुकूमत की कारकर्दगी पे बात हो रही है, तहरीक-ए-इंसाफ के मसाइल पे बात हो रही है। कल अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली दोनों ग्रुप्स के रहनुमाओं को, जिस पे उमर अयूब साहब की कुछ तल्ख़ कलामी भी हुई, और फिर मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों का ये भी ख्याल है कि जो पार्टी में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बानी PTI भी ज़िम्मेदार है। देखिए बात ये है कि चूँकि बानी PTI जो हैं वो जेल में बैठे हैं और जेल में बैठे पार्टी मामलात पर एक हद से ज़्यादा कंट्रोल रह नहीं सकता, और ये उसी के नतीजा है कि उसके बाद 2 वाज़ेह ग्रुप पार्टी में नज़र आ रहे हैं, धड़ेबंदी नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज़ में उनको मिलने से रोका जा रहा है, इससे जो पार्टी है उसके अंदर मज़ीद इंतशार भी फैल सकता है और जो कि हुकूमत की ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन वहीं पर देखना होगा कि क्या इस तरह उनको रोकना कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं है। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि तमाम मामलात में हमारी सबकी नज़रें सिर्फ़ अदालतों की तरफ होती हैं। पाकिस्तान का निज़ाम उस जगह पर पहुँच गया है जहाँ पर हर मामले के लिए हमें हमारे सियासतदान, हमारे अवाम सिर्फ़ अदालतों की तरफ देखते हैं, अदालतों के फ़ैसलों के मुंतज़िर होते हैं। कोई भी मामला खुद अफ़ाम व तफ़हीम से तय नहीं किया जा रहा। PTI का जो सूरत-ए-हाल अगर आप देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा धड़ेबंदी का जो है वो बिल्कुल नुकसान तो PTI को होगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो अवामी जो रद्द-ए-अमल है या अवामी जो हमायत है, उसके अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि हमने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में बानी PTI जेल में थे, तो उसके बावजूद अवाम ने भरपूर वोट डाला और अपना जो है वो राय का इज़हार किया गया। तो इस हवाले से किसी भी जमात में आप तारीखी तौर पर देख लें, चाहे वो पीपल्स पार्टी में ग्रुप बंदी हुई हो, नून लीग में ग्रुप बंदी हुई हो, या किसी भी जमात में ग्रुप बंदी हो, जो पार्टी की लीडरशिप है, अवाम की जो एफिलिएशन होती है, अवाम की वाबस्तगी होती है, वो उसी के साथ रहती है। तो मौजूदा सूरत-ए-हाल में भी पब्लिक एफिलिएशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बिल्कुल ग्रुप बंदी से जमात कमज़ोर ज़रूर होती है, और मेरा ख़्याल ये कि PTI की क़यादत को जो बाहर बैठी है उसको भी ये एहसास हो जाएगा। इन द एंड मेरे पास डॉक्टर साहब लास्ट मिनट में चाहूँगी, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से बहुत बात भी हो रही है अखबार में, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ ख़बरें उनसे हैं कि जी उनकी कारकर्दगी क्या है। 100 दिन की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं एज ए तज्ज़ियाकार?
देखिए, मुझे तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने बहुत एक्टिव काम किया है। अपनी पहली बार वज़ारत आला मिली है उनको और उन्होंने उसके नतीजे में बहुत एक्टिव तरीके से काम किया। उसके अंदर बदकिस्मती ये रही पाकिस्तान में कि चूँकि हमने देखा कि उससे पहले बुज़दार साहब ने बहैसियत वज़ीर आला पंजाब लाहौर जैसे बड़े शहर को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया गया। अब आपने देखा है कि लाहौर में इंतज़ामात, सफाई-सुथराई, बाकी चीज़ें, फिर इसी तरह मरियम नवाज़ ने मतलब अपने जो चचा हैं या अपने जो वालिद हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए खुद बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया को जो है वो एक्टिव किया हुआ है, खुद मामलात को जा के देख रही हैं। मेरा ख़्याल ये है कि पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से कारकर्दगी जो है, वो बेहतरीन है। ठीक है। लेकिन वहीं पर मैं कहूँगा कि कानून साज़ी के हवाले से पंजाब असेंबली की जो कार्रवाई है, उसके हवाले से मरियम नवाज़ को खुद देखना चाहिए उनको कि वहाँ पर जो हुल्लड़बाज़ी हो रही है, उसको रोकना जो है वो बहैसियत चीफ मिनिस्टर उनकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात ये कि अवाम को डायरेक्ट कोई रिलीफ़ पंजाब हुकूमत अगर दे सकती है, तो उसको ज़रूर देना चाहिए, या क्योंकि इस वक़्त अवाम को महँगाई से रिलीफ़ देना पंजाब हुकूमत और वफ़ाकी हुकूमत दोनों की ज़िम्मेदारी है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तजिया दे रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, बिजली के बिलों के हवाले से हम बार बार बात कर रहे हैं। हम बात नहीं कर रहे सिर्फ हम, आवाम भी इस हवाले से खासी परेशान है। तो मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के हमने आवाम की राय ली है बिजली के बिलों के हवाले से, आपको दिखाते हैं। हमारा जो बिल था वो था 63,300 रुपया। तो हमें वापटा ने ये बिल ज़्यादा डाल दिया है, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है। पिछले महीने में मुझे कोई भी यूनिट नहीं डाला गया, सिर्फ और जो टैक्स हुकूमत के वही डाल के तो बिल भेज दिया, जो कि 160 रुपये बनते हैं। अब दूसरी ज़्यादती मेरे साथ ये की गई है कि इस महीने में जो पिछले यूनिट भी थे वो डाल के और बिल डबल कर दिया, टैक्स भी डबल हो गए और मुझे 18,000 रुपये बिल आ गया। लोड शेडिंग बेइंतहा है और बिल हैं हमेशा डबल। जाके बात करो तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। एमपी से बात करो वो नहीं सुन रहा, एमएनए से बात करो वो नहीं सुन रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे भाई। अगर बिग फल हमारी अगर कमाई 30,000 है तो 30,000 बिग आ गई है, 25,000 बिग आ गई है, तो कहाँ से हम भरें? जो अगर मिसाल के तौर पर 5,000 का बिग है ना तो 5,000 टैक्स है। जुल्म है बहुत ज़्यादा। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना ये ना बढ़ाए। इतना ज़्यादा इजाफा कैसे गरीब बंदा देगा? एक जिस बंदे की मिनिमम वेजेस पे जो बंदा काम करता है 36,000 रुपया तो अभी हुआ है, वो कैसे इतना बिल पे करेगा? भी बिल जमा करवाए हैं, उन्होंने हमारी जान निकाल दी है, उन्होंने हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। लोग चीज़ें बेच कर बिल जमा करवा रहे हैं। अभी पिछले लोगों ने लोगों से कर्ज लेकर बिल जमा करवाए हैं। इन्होंने 200 यूनिट डाल के ना तो 8,000 रुपया उसका बिल भेज दिया हमें। हम गरीब लोग हैं, हम इतना बिल किधर से अदा कर सकते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10,000 12,000 ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ नहीं भर सकते। 40 यूनिट थे और 100 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दिया है, 1,600 रुपये बिल बनता है और 10,000 रुपये डाल दिया है। घर का रेंट भी देना है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी है। मजबूरन अब मुझे बिल किसी से उधार पकड़ के करवाना पड़ेगा। अच्छा, बिजली 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो कोशिश करें कि यार यूनिट को कम करें, लेकिन उसके बाद हमारे को ना 201 यूनिट हो जाते हैं, वो आगे बिल बना के चले जाते हैं। अब जो बिल हमारा हम सोच के कि 3,000 4,000 के लगभग हो, वही बिल हमारा हो जाता है 10,000 8,000 12,000 के करीब पहुंच जाता है। बिजली के बिल तो 10,000 8,000 इससे कम आते ही नहीं है। और लोड शेडिंग का तो बस कल भी 3 बजे से रात गई हुई थी, अभी 3 बजे आई है, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है इलेक्ट्रिक वालों का। हुकूमत ने क्या देना है, इन्होंने तो अपना कारोबार करना है मेरे भाई। इन्होंने सरकारी जितने प्लांट थे वो सारे ख़त्म कर दिए बिजली वाले, और अपनी खुद पैदा करके बिजली महंगी बेच रहे हैं आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ये 30,000 रुपया बिल आया, 31,000। अभी ये उस दिन हमारे पास मजदूर के खाने के लिए नहीं पैसे थे, अभी 1,00,000 के 6,000 आ गया। देखें हम मजदूरी करें या ये बिल अदा करें। इस बिल को देख कर मैं कहता हूँ जैसे कि खुदकशी करने पे आ जाए ना, कि जब वो सैलरी आती है उसकी, वो पैसों को देखता है और बिल को देखता है कि एक मंथ की 30 दिनों की उसने मेहनत मजदूरी की,
तो वो बच्चों के लिए कमाता है, आगे से वो बिल आ जाता है उसका इतना, बहुत आवाम तंग है। हमारा जी 400 यूनिट है और 68,000 रुपया बिल आया है, तो मजदूर बंदा हूँ जी, 1200 रुपया मेरी दिहाड़ी है और 3 दिन हो गए मैंने चक्कर कटदिया ने, तो 3 दिहाड़ियाँ मेरिया वो टुट गई ने, तो 68,000 रुपया बिल है, 1200 भावें बच्चों की रोटी पूरी करा, भावें 68,000 बिल पावा। बामुश्किल पूरे 24 घंटे में 3 से 4 घंटे बिजली आती है। पहले अगर हमारा बिजली का बिल घर का आता था 4,000 4,500, अब वही बिल 2-2 घंटे पूरे दिन लाइट आती है और बिजली का बिल 24,000 30,000 32,000। तो गरीब आदमी ऐसे मौके पे करे तो क्या करे। दैट्स सो सैड एट द सेम टाइम। में ये 3 बड़े शहरों की हम बात करें, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शहर हैं, इलाके हैं जहाँ पे हम शायद उस तरह से हमारी टीम नहीं जाके चेक कर सकती। लेकिन आप ये सोचें कि एक मज़दूर आदमी जिसकी 1200 रुपया रोज़ाना की दिहाड़ी है, वो 68,000 रुपया बिल कहाँ से पे करेगा। और वही बात है कि बिजली आ भी नहीं रही, बिल भी आ रहे हैं, इंसान ने अपने दिमाग में अपना बजट अगर किसी ने सेट किया हुआ है उसके ऊपर एक्स्ट्रा यूनिट डाले जा रहे हैं, कोई मैकेनिज़्म, कोई चीज़ समझ से बाहर है कि ये आवाम करेगी तो करेगी क्या। आप मैं तो शायद फिर कहीं ना कहीं गुजारा कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो मज़दूर तबका है जो बेचारा अपनी रोज़ी रोटी कमाने की उसमें लगा हुआ है, वो कैसे गुजारा करेगा। एक तरफ जी बिजली के बिल हैं, ये आवाम की जो दुहाइयाँ हैं ये हम सुन रहे हैं, दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी पर नवाज़शात की बारिश हो रही है जी। एक ख़बर तो ये है कि ग्रेड 20, 21 और 22 के अफसरान के लिए लग्जरी रिहाइश गाहों की जो तामीर है उसका आगाज़ कर दिया गया है। इस मंसूबे के लिए 1.5 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो रखा गया है। 1.5 अरब इन ब्यूरोक्रेट्स के जो घर हैं, लग्जरी रिहाइश गाहें हैं, वो बनाई जाएंगी। और वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम अज़मा बुखारी साहब जो वो कहती हैं, बुखारी साहिबा कहती हैं कि मरियम नवाज़ की जो पंजाब हुकूमत है इसने कोई मंजूरी नहीं दी इन बजट की। इससे पहले जो निगरान सेटअप था उसमें ये मंजूरी हुई है और साबिक निगरान हुकूमत के फ़ैसलों के तहत अफसरान को ये घर मिले हैं। एक ऐसा मुल्क जहां आम आदमी के लिए खाना पीना मुश्किल हुआ है, वहाँ पे इन अफसरान को इस तरह की लग्जरी प्रोवाइड करना, ये कहाँ की जो कह लें इंसाफ है, समझ से बाहर है। कहाँ होगा, कभी गाड़ियों की नवाज़िशात होती हैं, कभी उनको घर दिए जा रहे हैं, कभी उनके लिए चीज़ें वैसे ही कन्वीनियंट इतनी है, एसी अगर एक दफ़ा कहीं बंद हो जाए तो वहाँ पे तो दंगा फसाद हो जाता है। लेकिन एक बंदा जिसके घर में एक पंखा है और वो 18,000 रुपया बिल दे रहा है, यहाँ पर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अफसोसनाक है, अफसोस हो रहा है सुबह सुबह ऐसी खबर देते हुए भी और लोगों के इस तरह के हालातों वाक़यात जानते हुए भी। बिजली के बिल तो ठीक है हम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये जो अफसरान हैं इनके लिए ये लग्जरीज़ किस बात की हैं? और देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इससे ये नज़र आता है कि तरजीहात क्या हैं। यानी आवाम जब इन हालात में जहाँ 17% महंगाई हो, बिजली के बिल्स हों और ये तमाम यूटिलिटी बिल्स का अंबार हो और गुजारा मुश्किल हो, दूसरी तरफ वो हुक्मरान और इनके जो रियाया इनके जब अखराजात देखता तो आवाम में एक ये बड़े तफरीक है। और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐलान करता है कि हम ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू कर रहे और हम 15% अपने अखराजात में कमी ला रहे और सालाना जिससे $750 मिलियन की कमी आएगी, बचत आएगी। तो कहाँ है ये सब? ये ब्यूरोक्रेट्स कोई आसमान से उतरे हैं, ये कोई दूसरी मखलूक है? अच्छा, होता ये है क्योंकि मैं तो 3-3.5 साल हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ, ये सबसे अगर कोई महफूज रहता तो वो ब्यूरोक्रेट रहता, जिसको ना आवाम पूछती ना मीडिया पूछता, क्योंकि वो पब्लिक फिगर तो होते नहीं और इनकी अयाशियाँ चल रही होती। मुझे याद है कि कौमी असम्बली में बिल आया था और वो पास नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये फाइलें कागज़ तो सब ब्यूरोक्रेट की टेबलों से गुजरते हैं, कि इनको गाड़ियाँ भी दी हुई थी और साथ पेट्रोल अलाउंस भी था। यानी दो तरफा मज़े चल रहे थे। दूसरी तरफ ये भी याद रखें कि अक्सरियत इसमें नैब ज़दा लोग प्ली बारगेन करके
ब्यूरोक्रेट्स आकर बैठे हुए हैं और जो आइन के ख़िलाफ़ है, यानी आइन में मौजूद है कि जिसने प्ली बारगेन किया वो किसी सरकारी अहदे पर नहीं बैठ सकता जो नैबज़दा होगा। यहाँ यही ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि ये कानून साजी, ये जो कागज़ चल रहे होते हैं, जो फ़ाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जा रही होती, ये यही ब्यूरोक्रेट्स चला रहे होते और जो इनके ज़ात को फ़ायदा देता वो तो फौरी उस फाइल के नीचे पहिए लग जाते, जो इनकी ज़ात के ख़िलाफ़ होता वो दस्तखत नहीं होते, फ़ाइलें रुक जाती, वो काम नहीं होते। तो और फिर आखिरकार सियासतदान भी इनके आगे मजबूर होते, इनसे काम लेना होता, इनके ज़रिए हुकूमत चलानी होती। तो ये जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा इन ब्यूरोक्रेट्स का, इसको बाबू कहते हैं, ये बाबू जब तक मेरा तो ये तजर्बा रहा है, जब तक इनकी ये शाह खर्चियाँ बंद नहीं होंगी और एक डिपार्टमेंट में 10-10 अहदेदार घुसाए हुए हैं फजूल के। मुझे याद है कि हमारे टाइम में भी उधर जब आप किसी सरकारी महकमे में जाते थे तो फिर एडिशनल सेक्रेटरी, तो फिर डिप्टी सेक्रेटरी, तो फिर फलां एडवाइज़र, तो फिर फलां डायरेक्टर, एक रो में कोई 25 कमरे होते थे 25 अलग अलग अहदेदारों के, काम किसी का कक नहीं था, फजूल की तनख्वाहें ले रहे थे और वहाँ एसी कमरों में बैठे थे। यहाँ अवाम पे आप लोड शेडिंग कर रहे हैं तो इन सरकारी महकमों के एसी बंद करें, मेरा एक सवाल यहाँ पे इनसे शुरू करें ऑस्टेरिटी ड्राइव। मेरा एक सवाल यहाँ पे आलमगीर खान साहब ये आपसे भी है और वैसे भी मुझे जहाँ तक याद पड़ता है या जहाँ तक मेरी नाके शकल कहती है कि IMF की शराइत में ये भी शामिल था कि जो हुकूमती अखराजात हैं उनको कम किया जाए और अगर आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है तो उसमें हुकूमत के ऊपर जो इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है अपने अखराजात का उसको भी कम करने के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन ये सारा जो ज़िम्मा है वो आवाम के सर ही क्यों आता है कि IMF की शराइत जब पूरी करनी है तो उस पे आवाम पे बोझ डाल के ही पूरी करनी है। इन सियासतदानों, इन ब्यूरोक्रेट्स, इनकी जो लग्जरीज़ हैं, इनके जो ख़र्चे हैं, इनकी जो काबीना अरकान की तादाद है, उनके आगे से सारे लग्जरी फैक्टर्स आते हैं। ये कैसे कम होगा? अगर ये ख़ुद कम नहीं कर रहे तो फिर तो ये आवाम को कैसे कह सकते हैं कि जी IMF ने कहा है, सब कुछ IMF ने आवाम के लिए कहा है, इनके लिए कुछ नहीं कहा। देखिए, जोर कमज़ोर पे चलता है, जो सबसे कमज़ोर होगा उस पे अपनी मनमानी चलाएंगे, उस पे अपने हुकूमत का डंडा चलाएंगे। अब यही तो सवाल है कि जब आप ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मैं 15% अपने बचत करूँगा, अपने अखराजात कम करूँगा, तो वो अखराजात सबसे पहले तो इनसे शुरुआत करें ना। ये जो 18 से 22 ग्रेड के अफसरान हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेट में नहीं, मैं कहता हूँ हर महकमे में जिसकी तनख्वाह आवाम के टैक्स से आती है, वो ज़रा अपने लग्जरीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ शुरू करे, वो अपने ये शाह खर्चियाँ बंद करे। ये जो जितने बिजली में अगर आपने बचत करनी है, ये सरकारी महकमों के एसी बंद करें, बैठे पंखे में गुजारा करे। जब कौम गुजारा कर रही है तो ये भी गुजारा करे सब। इनके जनाब आली मैस चल रहे हैं, इनके उधर स्टाफ बैठे हुए हैं, इनके जो है वो टी ब्रेक्स चल रही है, इनके पता नहीं क्या क्या शाह खर्चियाँ हैं जो अंग्रेज़ों के दौर में चल रही थी। ये अंग्रेज़ों के दौर का सारा निज़ाम है जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है। तो ये वाइस रॉय बन के ना बैठे, ये अवामी नुमाइंदे, नौकर है अवाम के, नौकर की तरह पेश आएँ। और नौकर का वो हक है कि मालिक अगर तकलीफ़ में तो नौकर भी तकलीफ़ में रहे। ये नहीं हो सकता कि नौकर जो है वो अयाशियाँ में रहे। अच्छा आलमगीर खान साहब, जिस तरह से अभी आपने ख़ुद भी बात की कि ये वही आवाम है जो शायद जिनकी बदौलत या जिनकी वजह से ये लोग इन ओहदों पे फाइज होते हैं और इन्हीं के काम, इन्हीं की खदमत के लिए इनको इन ओहदों पे बिठाया जाता है। सरकारी दफातर की बात हो और जो आपने जिन बड़े बड़े इदारों का जिक्र भी किया है, यहाँ पर जब आप जाते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इस मुल्क के अंदर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि एक सरकारी काम कराना एक बहुत बड़ा मरहला है। आपने अगर अपने ID कार्ड का कोई काम करना है, आपने अपने पासपोर्ट का कोई काम करना है, या आपने कोई भी ऐसा काम करना है जो इस सरकारी इदारे से रिलेटेड है, उसके लिए आपको एक मेंटली ख़ुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये भी रिश्वत भी देने के हवाले से सोचना पड़ेगा, वहाँ आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे किसी को कहना है, सिफारिश कहाँ से लगवानी है, क्योंकि एक गो में तो वो काम नहीं होता।
जब ये आवाम की खिदमत भी उस तरह से नहीं कर सकते, उनके मसाइल का हल भी नहीं कर सकते। आप और मैं शायद अभी बाहर निकलें और हम किसी सरकारी दफ्तर के बाहर जाकर देखें, इवन बिजली के दफ्तर के बाहर जाके देख लें तो एक लंबी लाइन होगी और लोग सुबह से शाम तक जलील होते हैं वहाँ पे। तो अगर काम भी नहीं करना तो फिर ये सारी जो लग्जरी लेने की ज़रूरत भी क्यों है इन लोगों को? देखिए, ये जब तक ये जो निज़ाम है, मैं फिर से कहूँ, ये अंग्रेज़ों के दौर का निज़ाम है। इस वक्त जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक ये सारा कल्चर है, और ये जितने हुकूमती काम में डिलेज़ आते, ताख़ीर आती, ये इन्हीं ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स की वजह से आती। महीनों महीनों फाइलें इनकी टेबलों पे पड़ी होती। ये मकसद क्या है कि अंग्रेज़ों के दौर में जो एक सिस्टम कायम किया था, इनकी मराद थी, पर्क्स प्रिविलेजेस थे, ये अब ख़त्म होने चाहिए। और यही पर्क्स प्रिविलेजेस इनका दिमाग ख़राब कर देते हैं। ये ख़ुद को कोई बादशाही निज़ाम का हिस्सा समझते और आवाम को बेर बकरी समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हर सरकारी महकमे में जहाँ 18 ग्रेड से ऊपर का अफसर होता, उसकी पब्लिक डीलिंग कोई होती ही नहीं, आवाम की रसाई नहीं होती उस तक। उसके दफ्तर तक पहुँचने के लिए आवाम को बहुत कुछ करना पड़ता। तो ये जब तक आप इनका माइंडसेट तब्दील नहीं करेंगे और जब तक इनको अपने हदूद में नहीं लाएंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैं फिर से कहूँ कि इनके आलिशान दफातर, इनके आलिशान स्टाफ, इनके पर्क्स प्रिविलेजेस में एक आम आदमी तो पहुँच नहीं सकता इन तक। और इसीलिए और फिर मीडिया भी, आज तक मीडिया ने भी सवाल सिर्फ सियासतदान से किया, जुडिशरी ने भी एहतसाब सिर्फ सियासतदान का किया। ये जब तक ये तमाम एहतसाबी अवामिल, ये जब तक इनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि याद रखें हुकूमत के टूल्स वो जो है ये ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत काम इनके ज़रिए करती है और हमेशा हर दौर में इन्होंने नाकाम किया हुकूमत को। इनका एहतसाब बहुत ज़रूरी है। तो एहतसाब कौन करेगा आलमगीर खान साहब? एहतसाब कौन करेगा? ये सियासतदान करेंगे, ये दीगर इदारे करेंगे, जिनको हर शख्स से लेकर हर इदारे को, जिसको इस मुल्क के अंदर कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है, आप कैसे, हम और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन इदारे या कोई भी इदारा इनका एहतसाब करेगा और इनको सज़ा मिलेगी या इनकी मराद ख़त्म होंगी? सियासतदान हमेशा ब्यूरोक्रेट से ब्लैकमेल होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट अपना कलम रोक देता है। वो कहता है मैं फ़ाइल आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आपके जो काम है, हुकूमती काम है, वो रुक जाते हैं। सियासतदान इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले पाता। लेकिन अदालतें तो मौजूद हैं और मीडिया तो मौजूद है, मीडिया इनको बेनकाब करे और मीडिया करता भी है। ऐसा नहीं है, ये आज जो आपने पंजाब का ये इशू बताया कि 2 अरब के करीब ये घर बनाए जा रहे, तो ये मीडिया ने उजागर किया। तो ज़रूरी है इनको एक्सपोज किया जाए। ये कोई होली काव नहीं है यहाँ पे। हर ओहदेदार जो आवाम के टैक्स से जिसकी तनख्वाह आती है वो जवाब दे, और इस मुश्किल वक्त में ज़रूरी है कि जिसका जितना बड़ा ओहदा है वो इतनी बड़ी कुर्बानी देगा। ये नहीं हो सकता कि कोई 22 ग्रेड का अफसर है तो वो मज़े में, और कोई 14 ग्रेड का अफसर है तो उसकी तनख्वाह पे जो है वो सारे टैक्स लग रहे हैं। ज्यादा कुर्बानी देनी होगी, जो जितना ऊपर है ज्यादा कुर्बानी देगा। अच्छा, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि लेकिन ये किसी ने तो करना है, कोई तो एग्जाम्पल सेट करे। जिन लीडरान की हम एग्जाम्पल लेते हैं उन्होंने इतने बड़े ज़र्फ़ का भी बहुत दफ़ा मुज़ाहरा किया है। हम कायदे आज़म की बात करें, किताबों के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद है कि सरकारी ख़र्चे से जो भी चीज़ आई, चाहे वो एक ब्रेड हो, अगर कायदे आज़म ने इस बात पे एतराज़ उठाया था कि ये पूरी ब्रेड जो आती है ये सरकारी ख़र्चे से क्यों आती है, और फिर डिज़ाइन की गई, अब उस तरह से उस पर अमल किया गया, 2 स्लाइसिस वाला एक पैकेट बनाया गया, सांचा बनाया गया जिसमें फातिमा जिन्ना और उनके लिए ब्रेड आती थी। तो ये एग्जाम्पल इन बड़े लीडरों की हमारे सामने मौजूद है। जब हम इनको फॉलो या इनके पैरोकार बनने का दावा करते हैं तो फिर हम इन एग्जाम्पल्स को फॉलो क्यों नहीं करते? देखिए, अगर तो हम अपने बानियान की एग्जाम्पल्स को फॉलो करते तो इस नैच पे ना खड़े होते। अगर हम अपने दीन को फॉलो करते तो आज इस नैच पे ना खड़े होते। right. हमारे लिए तो मतलब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खिताब, वो लिबास उनका कुछ नया होता तो असहाबा उनसे सवाल करते कि लिबास कैसे बनाया, कहीं बैतुल माल से तो नहीं ये ख़रीदा गया, या बैतुल माल के पैसे तो नहीं खर्च हुए, ये इन्होंने कैसे लिबास, तो उनसे सवाल किया जाता।
यानी एक अमीरुल मोमिनीन वक्त का जो सरबरा होता, उससे कोई आम शख्स सवाल कर सकता। बिल्कुल। तो या तो सवाल करने पर जो है वो पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी होती है, या तो आप कोई बात कर देते तो अगले दिन वो आप गायब हो जाते। तो इधर तो ये निज़ाम है इस मुल्क में। और आपकी you're so right कि अगर हमने इन लोगों की एग्जाम्पल्स को फॉलो किया होता तो शायद आज हम इस नहज पे ना पहुंचते। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिजली के बिलों को जहां हम एक तरफ कह रहे हैं, वहां पे इन सरकारी अफसरान की जो मरात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक ऐसी आवाम जो अपनी रोटी के लिए तरस रही है, वहाँ पर उन लोगों को मरात मिलना कहाँ का इंसाफ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। वैसे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से हम जब भी बात करते हैं, उनका पाकिस्तान के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है, बहुत आम स्टेक होल्डर्स भी हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको हाईलाइट भी करें, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान शरीफ, जो कि फ़िज़िशियन हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं, नींद के मसाइल पर ख़ासा अबूर हासिल है इनको, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी फलाही कामों में हमें बहुत पेश नज़र आते हैं। आज हमने सोचा कि डॉक्टर साहब से बात की जाए, कुछ इनकी एक्सपर्टीज से भी फ़ायदा उठाया जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया गुड मॉर्निंग पब्लिक में। सबसे पहले तो आपके डॉक्टर होने का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपका नींद के हवाले से हम बात करते हैं, आजकल हर दूसरे बंदे का मसला है कि नींद ना आना, उसमें उसको स्ट्रगल करना, और फिर हम अल्जाइमर जैसे मसाइल पर भी बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन हवालों से बताइएगा कि मसाइल में इजाफा क्यों हो रहा है, इस तरह के लोग इश्यूज क्यों फेस कर रहे हैं। ये पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन और गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स और आप लोगों को। नींद का जो एक चीज़ हम सबको समझनी चाहिए, वो ये कि स्लीप एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ज़िंदगी का। अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट नहीं करेंगे, हमें इनफ स्लीप नहीं मिलेगी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट करेगी, वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट करेगी। और वर्क फोर्स में जिसमें एक ऑफिस वर्कर है, एक ट्रक ड्राइवर है, पायलट है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सबके ऊपर तो नींद जो है उस के ऊपर काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं। आप इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं कि हम सब एक सेल फोन यूज़ करते हैं, राइट? और सेल फोन आप सुबह में स्टार्ट करते हैं यूज़ करना, और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपन टू सेल फोन बैटरी, इट डाइज, राइट? उसके बाद उसको प्लग इन करते हैं, वो चार्ज होता है रात में, मॉर्निंग में आप दोबारा उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट फॉर स्लीप और आपकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर है कि रात में आपको थोड़ा बहुत रेस्ट जो है वो 7 to 8 आवर्स का मिलेगा, तो आप ड्यूरिंग द डे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इम्प्रूव होगी और आपका बिहेवियर भी बहुत बेहतर होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब चूँकि आप अमेरिका में भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ज़्यादा मसला है नींद के मसाइल का या अमेरिका के अंदर? जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लॉस एंजलिस हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, शिकागो हो गया, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कराची, तो ये इस तरह के जो शहर हैं वो काफ़ी बिज़ी लाइफस्टाइल है। लोग जो है 2 जॉब्स कर रहे होते हैं, क्योंकि इन बड़ी सिटीज़ में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी ज़्यादा है, और फैमिलीज़ को मेंटेन करना, बच्चों की स्कूलिंग और एक प्रॉपर हाउस होल्ड चलाना, उसके लिए पीपल हैव टू डू 2 जॉब्स। अगर आप 3 दिन भी घर से काम करते हैं तो आपको काफ़ी रेस्ट मिलता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए बेहतर है, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतर है। तो कोविड ने हमें एक ये अच्छी चीज़ सिखाई है कि रिमोटली काम हो सकता है और काफ़ी सारा काम हो सकता है जो हम पहले ऑफिस में जाके करते थे। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं, यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में, क्या समझ रहे हैं इसमें डेमोक्रेट पार्टी का क्या रोल है, क्या स्टांस है, और किस पार्टी को आप उसका फ्यूचर ब्राइट देखते हैं अमेरिका के इन इलेक्शंस के अंदर? इलेक्शंस जो है इस वक्त
जो बाइडन जो कि हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं और डोनाल्ड ट्रम्प जो कि हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं और एक आम अमेरिकन देख रहा है, हम भी एक अमेरिकन हैं, वो है जॉब क्रिएशन, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी और स्टेइंग अवे फ्रॉम द वॉर. हाउ थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड एंड हु विल बी द बेटर कैंडिडेट. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि अमेरिका पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत एक अहम स्टेक होल्डर रहा है, इन इलेक्शंस का ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से बात की जाए या पाकिस्तान के ऊपर बात की जाए, अमेरिकन जो सियासत है, क्या असरात आप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान-US relationship has been in existence for more than 75 years और there have been ups and downs, there have been phases जहाँ पे हमारे relationship अच्छे रहे पाकिस्तान के साथ और there are phases where relationship have been impacted. तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान strategically एक important partner है क्योंकि उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं. एक तो most importantly location of the Pakistan और neighborhood में आप देखें हमारे पास चाइना है, ईरान है, इंडिया है. तो अगर वो मुल्कों को आप सोचें कि दे आर वेरी पावरफुल, तो अमेरिका हैज़ अ गुड एलाई इन द रीजन और साथ में अफगानिस्तान भी है. और जैसे चीज़ें बेहतर होंगी और हम लोग रूल ऑफ लॉ और ये इन सारी चीज़ों की इम्प्लिकेशन करते रहेंगे, उससे हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, हमने हमेशा सुना है अमेरिका हो या दीगर ममालिक हों, वहाँ पर अमेरिकन जो इंडियन लॉबी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है. मैं ज़रूर चाहूँगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के रोल को भी आप ज़रूर डिफ़ाइन करें यहाँ पे, कि अमेरिकन इकॉनमी हो या दीगर मामलात हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है और रिलेशनशिप के हवाले से भी बताइएगा. देखिए, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो US में है वो बहुत एक्टिव है, इंगेज है. हमारे स्मॉल बिजनेस हैं, लार्ज बिजनेस हैं जो कि इकॉनमी को हेल्प करते हैं, जॉब क्रिएशन है, टैक्स पेयर्स हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं. और जहाँ तक पॉलिटिक्स का है तो पॉलिटिक्स में भी ग्रास रूट और हायर लेवल पर लोग मेहनत कर रहे हैं. इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो वो उसको कंपेयर करना पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि हमारे पास 260+ मिलियन पॉपुलेशन है. तो इट इज़ नॉट द सेम नंबर्स और उनकी ऑब्वियसली लॉबिंग तो बेहतर हो जाती है नंबर्स की वजह से, जो उनकी वर्क फोर्स है और उनकी इकॉनमी है. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ कांग्रेसमैन को भी होस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुलाकातें हो रही हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर बातचीत हुई है? देखिए, हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम कंटिन्यूस इंटरेक्शन रखते हैं अपने लोकल कांग्रेसमैन से और DC में और मुख्तलिफ स्टेट्स में. तो हमारे रिलेशनशिप जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में मौजूद हैं. कैलिफोर्निया में हुआ, वेदर मिशिगन हुआ, टेक्सास हुआ, फ्लोरिडा हुआ, जॉर्जिया हुआ, एरिज़ोना हुआ और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर डिफरेंट कमेटीज़, सब कमेटीज़ के मेंबर्स, कांग्रेस मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं उन रीजन्स को. वहाँ पर हमारे अपने रिलेशनशिप हैं, हमारे पार्टनर्स के रिलेशनशिप हैं और किस तरह हम बिजनेसेस पाकिस्तान लेकर जाएं और पाकिस्तान से US में लेकर आएँ, जॉब क्रिएशन करें और स्टेबिलिटी लाएं और जो टेररिज्म और दूसरे इश्यूज़ हैं उनसे हम दूर हैं. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल वर्क के हवाले से भी मैं आपके ज़रूर जानना चाहूँगी. आप अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, मुख्तलिफ सोशल वर्क कर भी रहे हैं, फलाई कामों में हिस्सा भी ले रहे हैं. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ मिलकर ये जो आप काम कर रहे हैं, इसके हवाले से भी बताएं. बड़ा अच्छा सवाल किया आपने क्योंकि देखें, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, कराची. कराची में हमारी सारी एजुकेशन हुई. तो इवन फ्रॉम अ यंगर एज जो मेरे पेरेंट्स थे, मदर एंड फादर वाज वेल नोन लॉयर, वो पोजीशन होल्डर्स थे. माय मॉम वाज अ वेरी एक्टिव सोशल पर्सन. तो दोनों ही वो बहुत इंगेज थे लोकल कम्युनिटी में इन कराची, और जहाँ पे लोगों की हेल्प करना और जैसे मेरे फादर केसेस लोगों के लिए लड़ना
without any cost to him, or just to help the community. मेरी वालदा जो है वो कम्युनिटी में जो सोशल वर्क है, जैसे डिफरेंट लोगों की हेल्प करना, whether it's food, it's work, किसी को जॉब दिलवाना या इस तरह के काम, तो उसमें हम शुरू से इंगेज थे। कॉलेजेस में इंगेज रहे, फिर मेडिकल कॉलेज में हमारी काफ़ी एक्टिविटी रही, क्योंकि मेडिसिन में तो हमारा ज़्यादातर काम यही होता है कि किस तरह हम लोगों की हेल्प कर सकें। तो ये सारे इंगेजमेंट और एक्टिविटी बहुत यंग एज से कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स सो फार वर्किंग वेल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऑब्वियसली आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं। आप लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं और इसमें हुकूमत पाकिस्तान किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती है? देखें, जो स्ट्रगल है वो तो हम सब ने की है, और जब आप इमिग्रेंट होते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू सम स्ट्रगल, और द बेस्ट वे इज़ टू वर्क हार्ड। आप अगर पाकिस्तान से यूएस माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो एजुकेशन द की, और एजुकेशन के साथ जो अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा, उसके साथ कम्युनिकेशन में रहें, और जॉब क्रिएशन जैसे हमारे बिजनेसेस हैं, और जिस तरह नए लड़के लड़कियां पाकिस्तान से मूव होकर यूएस आते हैं, तो दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू ऑल द न्यू बिजनेसेस और एस्टैब्लिश पीपल जो कि यहाँ आएँ, अपने आप को एजुकेट करें, और उसके बाद वो वापस जा सकते हैं, और वापस जाके पाकिस्तान में एक एज अ प्रोडक्टिव सिटीजन दे कैन लिव, और obviously there may be other ways कि they can come back to US at some point. ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इमरान शरीफ हमारे साथ मौजूद थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मुख्तलिफ पहलुओं पे बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल के दौर में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात खुदा न खास्ता रोनुमा हो जाते हैं आपके साथ, जिसमें आपको सेल्फ़ डिफेंस करना आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेल्फ़ डिफेंस को लेके, चाहे वो ख़वातीन हो, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इसको एज अ स्पोर्ट लिया जाता है, या इसको एज अ प्रोफेशन तो नहीं आप कह सकते, लेकिन आपको एक आम ज़िंदगी में सेल्फ़ डिफेंस की कितनी ज़रूरत है, आज हम इस पर बात करेंगे। और कुछ टेक्निक्स जो हैं, जो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हज़रात हों, वो अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना डिफेंस कर सकें। इसके लिए अवैस बॉक्सर हमारे साथ मौजूद है, ही इज़ अ प्रोफेशनल बॉक्सर एंड ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच अवैस, कैसे हैं आप? वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आज आप किस हवाले से स्पेसिफिकली बताएंगे, और सेल्फ़ डिफेंस को लेके आप क्या समझते हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को अवेयरनेस की? पहले बात तो ये कि सेल्फ़ डिफेंस ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करता है, उसमें ओवरऑल आपकी सेल्फ़ आती है, आपकी लाइफ आती है। सेल्फ़ डिफेंस करने से, जैसे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में बड़े बच्चे भी, उनको गुली किया जाता है, अब्यूज़िंग करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, तो वो बातें डिस्कस नहीं करते अपने घर वालों से। उनको वो अपने घर वालों से डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ़ डिफेंस है वो आप उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ताकि वो उन बातों को अपने घर वालों के साथ शेयर करें, वो एंजाइटी का शिकार ना हो, डिप्रेस ना हो। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो सेल्फ़ डिफेंस है आपके अंदर आपके गोल्स को क्लियर करता है, आपके अंदर डिसिप्लिन को लेके आता है। डिसिप्लिन लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो उसे कंसिस्टेंसी से फिर करते हो, कि डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और सेकंड, सेल्फ़ डिफेंस से आपकी लाइफ में बैलेंस आता है, हर चीज़ को बैलेंस से करना। और सेल्फ़ डिफेंस से आपके अंदर एक आजिज़ी आती है, आप हर किसी को रिस्पेक्ट देते हो, मोस्टली टीचर्स को, तो जो कि देनी चाहिए। जो हमें सारी चीज़ें मार्शल आर्ट से मिलती हैं। ओके। तो जितने भी मार्शल आर्ट आजकल तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तान में मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। हर जगह जगह इंस्टीट्यूट ओपन हो रहे हैं, फीमेल के लिए, मेल के लिए, दोनों के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को लेके उनको हर किसी को सीखना है। कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है कि मेल सीखे ना सीखे, फीमेल के सीखे। फीमेल के लिए भी अच्छा है और मेल के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एज अ मैन उनको लड़ना आना चाहिए, उनको पता हो किसी को मुक्का कैसे मारना है,
ओए होए। अपने आप को बचाना किस तरह है, क्योंकि लड़कों की ज़्यादा वो स्ट्रीट फाइटर होते हैं, बाहर लड़ते रहते हैं, लड़कियाँ इतने नहीं होती। हाँ, लेकिन ख़वातीन को मुझे लगता है उतनी ही ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जब भी खुद भी बाहर जाते हैं तो हमें भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इस सूरत हाल में ख़ुद को डिफेंड कैसे करना है। बिल्कुल, आपको जो मेन चीज़ें हैं वो जो बेसिक हैं उनकी मालूम होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको भागना आना चाहिए, आपकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वहाँ हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लड़ना आता है और मैं इसके फाइट करूँ। हाँ। जो अटैकर है वो ईजी देखता है कि मैं किसको ईजीली अटैक कर सकूँ। तो वैसे जो सेल्फ डिफेंस या जो मार्शल आर्ट करता है वो सबके लिए इजी नहीं है। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज उनको बता देती है कि ये मार्शल आर्ट कर रहा है या कोई ना किसी चीज़ से साथ ताल्लुक है, उसकी बॉडी, उसकी फिजिक, वो लोगों को बॉडी लैंग्वेज से बता देता है कि आई एम अ स्पोर्ट्समैन। तो जो अटैकर है वो इस तरह के पर्सन को अपना निशाना नहीं बनाते। तो जो अटैकर है वो देखते हैं इजी मैन कौन सा है, इजी लड़की कौन सी जिसको इजीली हम पकड़ सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस जब आप करते हो आपकी फिजिक उसी तरह मतलब कि आप क्रिएट कर लेते हो कि आप कोई भी अटैकर आपको अटैक नहीं कर पाता। ठीक हो गया। तो अभी आप क्या बताओगे वैसे में कुछ? अभी मैं वैसे मेरे साथ कोई है तो नहीं जिसके साथ मैं आपको कुछ टेक्निक्स करके दिखा सकूं, लेकिन मैं वीक पॉइंट्स बता सकता हूं कि आपकी बॉडी के कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स है जिसको आप हिट करके अपने आप को बचा सकते हैं। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो कि सेल्फ डिफेंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो पावरफुल होनी चाहिए। ठीक है। वो पावरफुल होंगी तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। ज़रूर। चलें आप इस तरफ आ जाएं और थोड़ा सा हमारे देखने वालों को उनके बता दें। अब इनके मुताबिक जी आपको आना चाहिए और आपकी रनिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे बताइए कि आपको भागना आना चाहिए। तो वैसे थोड़ा सा आप उस तरफ चले जाएंगे ताकि कैमरा आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली कैप्चर करे। परफेक्ट, ठीक है जी। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है सेल्फ डिफेंस में आपके बाइसेप, फोर आर्म एंड शोल्डर, ये पावर में होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पर्सन आप जब आपको अटैक करता है तो जो या तो आपको पकड़ता है या तो आपके साथ हाथापाई करता है, लाइक पंच ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आपको पता होगा कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, जैसे कि आपने बताया। मैं मैट्रिक्स जिम में इधर लाहौर में मोडोड्रोम सी ब्लॉक में वहाँ एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं ज़्यादा बॉक्सिंग करता हूँ तो इस वजह से मुझे ज़्यादा पंच के बारे में पता है। ठीक तो है। मोस्टली जब लड़कियां या लड़के को भी पंच मारता तो ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं। हमारी जो बॉडी फिजिक है इसमें बैलेंस होना चाहिए, खड़े होने की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप किसी को हिट करें तो जो चीज़ हिट करनी उससे पहले लोड करना। लाइक अगर आप लेफ़्ट हिट कर रहे हो तो इसको पहले आप लोड करेंगे, लाइक ये होल्ड होगा, लोड होगा, फिर आप हिट करेंगे। इसी तरह राइट ऑटोमेटिकली लोड होता है। ठीक है। वैसे भी हमारा जो राइट है, राइट पंच है, राइट हाथ है, ये हम मोस्टली सारे काम इसी से करते हैं। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा वर्क करता है और इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। एक आपकी बाजू में हमेशा पावर ज़्यादा होती है। तो इसलिए राइट ज़्यादा यूज़ करें। आप हल्का सा मतलब स्किप करके फ़ौरन पंच देंगे, वो हिट होता है। हमारी जो बॉडी है ओवरऑल, हमारी बॉडी का जो टोटल सेंटर है ये सारा वीक पॉइंट है। लाइक अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप फीमेल हैं, आप पंच नहीं मार सकते, आपको टेक्निक्स नहीं आती, तो आप अपनी फिंगर का यूज़ करके उसके नोज़ में फिंगर मार सकते हैं। आप हमारा नोज़ बिल्कुल सेंसिटिव है, इसका एक बाल भी खींचो तो आंखों से पानी आ जाता है, आपने नोट किया होगा। और हमारी जो चिन है, ये सेंटर, ये चिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि जब यहाँ हिट होता है हमारा अंदर से माइंड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, एकदम से हिलता है। और सेंटर हमारी ये नेक का जो सेंटर पार्ट है, ठीक है, हमारी ये सेंटर जो पेट का सेंटर ये बहुत वीक है। और ओवरऑल बॉडी का जितना यानी वो वीक पॉइंट्स हैं, जब भी आपको ऐसी कोई सूरत हाल हो तो आप इस पे हिट करेंगे तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। जो अटैकर है वो वीक पड़ जाएगा, उसको या तो आइडिया हो जाएगा ये तो इसको कुछ टेक्निक्स आती हैं या वो अलर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह जैसे आपने वो चीज़ यूज़ करनी, जब वो पहला अटैक यूज़ करना है उसके बाद अपने वहाँ स्टे नहीं करना, वहाँ से रन करना, भागना आना चाहिए आपको। सबसे की पॉइंट है, आपको भागना आना चाहिए। नाजरीन, ये वैसे बात ठीक है कहीं ना कहीं कि आप अपने से ज़्यादा कोई फिजिक या डेढ़ डॉल वाले आदमी को देखें तो आप फ़ौरन उस पर ये ना करें कि आप उससे लड़ लेंगे, हीरो नहीं बनना वहाँ। हाँ, हीरो ही बनना। यू शुड नो कि आप किसके साथ कितना compete कर सकते हैं और किसको आप कितना वीक पॉइंट दे सकते हैं। सो इस मामले में अवैस आप थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करो कि जब आपको अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए कितना ज़रूरी है कि आपकी जो एक्सरसाइज है या आपकी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली पंच करना, टेक्निक्स होना उस सूरत में काम आता है जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है। उसके लिए आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए, आपकी बॉडी में पावर होनी चाहिए। बिल्कुल उसी हवाले से मैं बात करूँगा, कुछ एक्सरसाइज आपको बताता हूँ जो आप बॉडी वर्कआउट से कर सकते हैं। लाइक घर में बैठ के अगर आप जिम नहीं जा सकते, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा जितने भी हमारे यंगस्टर है या फीमेल हैं उनको जिम ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें वो अपने ऊपर काम कर सके। मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था और अभी भी ये कहता हूँ। और मैं बॉडी वर्कआउट करके दिखाऊँ कुछ? जी, कुछ करके बता दें आप। ओके, वी हैव टाइम।
ओके, सबसे पहले हम करेंगे बाजू अपर बॉडी का वर्कआउट 15 टाइम 3 सेट लगाएंगे हम। ठीक है। 1 मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा करूँगा, साथ बता दूँगा। हाँ, ताकि आप एक्सप्लेन कर दें और बाकी आप रेप्स को बता दें। इससे आपके शोल्डर एंड बाइसेप और चेस्ट आपका वर्कआउट करेगा। चेंज 15 के 3 सेट, फिर चेंज 15 के 3 सेट, सेम इसी तरह बैक साइड 1 बाय 1। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको रोटेट करना है। ओके, मेक सेंस। ठीक है। ओके, फिर ये आ जाएगा चेस्ट और अपर ऊपर वाली साइड है जो शोल्डर के मसल, उस चीज़ के लिए। अच्छा, इसमें मैंने मोस्टली अपने क्लाइंट को भी देखा, वो जब ये कर रहे होते वो लूज़ छोड़ के या नीचे की तरफ लेके जा रहे थे। ये जो शोल्डर का हमारा लेवल है, इस पोजीशन में हमने लगना है। ये टेक्निक्स लाजमी याद रखिएगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपकी बॉडी में या मसल्स में पेन निकल आएगी। ये चीज़ बिल्कुल सीधी शोल्डर के मुताबिक सीधी ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा अवैस, नॉर्मली लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद बहुत क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, उसकी क्या वजह होती है कि वार्म अप सही नहीं हुआ होता? वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म अप ट्रेनिंग करने के बाद वो कूल डाउन नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके ओके। चेंज 15 के 3 सेट। ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज हैं जो कॉमन है, वो एवरी पीपल्स नो कि पुशअप एंड स्क्वाट्स, वो आपकी जो थाई है इस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आप उतनी ज़्यादा रनिंग कर सकेंगे। बिल्कुल। आपकी लेग्स को बहुत ज़्यादा लोअर स्ट्रॉन्ग होना बॉडी चाहिए। आपकी अच्छी स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए, तभी आपको रनिंग में। ये हमारी बेसिक है जिस पे हम खड़े होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ट्रेडमिल करके छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी लोअर बॉडी वर्कआउट हो गया। नो नो नो, है ना, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं जी हमने ट्रेडमिल की है, हमने बस कर लिया, अब ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई, बट उसके लिए आपको स्क्वाट्स और पुशअप्स करने, फुल बॉडी वर्कआउट बड़ा जरूरी है। हमारे जो पुराने देसी लोग होते थे वो तो सुबह सुबह उठ के 200 300 उठक बैठक लगाते थे, पुशअप लगाते थे। आजकल तो इस चीज़ को लिया ही नहीं जाता। अच्छा, स्क्वाट्स लगाने की मैं टेक्निक बताता हूँ। ये भी ना इतनी ज़्यादा स्पीड से लगाई जाती है ना इतनी ज़्यादा स्लो। इसका एक बैलेंस है। आप सुमो स्क्वाट्स लगा सकते हैं, पाँव के फिंगर को बाहर की तरफ खोलें, कोई भी घर में चीज़ पड़ी हो, हल्का फुल्का वेट अगर आप ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप होल्ड कर लें और अपनी बॉडी को अपने थाई को टाइट रखना है, अपनी कोर को टाइट करना है, हिप को टाइट करना है और इस चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना है। परफेक्ट। 1 ओके। 15 के 3 सेट। ओके, ठीक हो गया। 15 रेप्स आपने करने हैं। अपने नी के लेवल तक जाना आपने, ना ऊपर से बनना ना ज़्यादा नीचे जाएंगे। ठीक है, जहाँ नी के हमारे लेवल नी है तक। उस लेवल और तक जहाँ जाएंगे। आपका कंफर्ट जोन है, मेरे ख्याल से आप जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ तक आप कर सकते हैं। यस। ओके, ठीक हो गया। ओके, अब मैं बचाऊंगा पुशअप। हाँ, बस आप क्विकली बता दें, मेरे पास लास्ट मिनट है, फिर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं जी। अच्छा, बाइसेप और ट्राइसेप के लिए पुशअप अलग अलग पोजीशन में होते हैं। ठीक है। ये है ट्राइसेप के लिए डायमंड पुशअप। ओके। नीचे से दोनों हमने अपने जो हैंड है उनको एक दूसरे के साथ अटैच करना है। ठीक है। और बॉडी को सीधा, गर्दन को डाउन नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ओके। ये ट्राइसेप के लिए, ये ट्राइसेप को टारगेट करेंगे। देन ये है चेस्ट और शोल्डर के लिए। शोल्डर के लेवल पे हमारे हाथ ओपन होंगे और हम सामने देखेंगे बिल्कुल उसी तरह। 15 के 3 सेट। ओके, पहले ट्राइसेप के लिए, शोल्डर और आपके उसके लिए। ओके, मेक सेंस। ठीक ये हो ऐसी गया। एक्सरसाइज को आप घर में बैठ के मतलब कि रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी में करें तो आपकी बॉडी, आपकी फ़िज़ीक इस तरह रेडी हो जाती है कि वो जब भी आप सेल्फ डिफेंस की आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होती है। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक्स बताई हैं। अवैस बॉक्स से हमारे साथ मौजूद थे जी। सेल्फ डिफेंस हो या आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है उसके लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं। हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने हीरोज़ को, अपने शहीदों को ज़रूर याद रखते हैं। और आज शहीद कर्नल शेर खान का 25वां यौम शहादत है और इन कौम के इस बहादुर सपूत के हवाले से हम इनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद 1970 में खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली में पैदा हुए। उनके दादा ने कश्मीर में 1948 की मुहिम में हिस्सा लिया था। उन्हें यूनिफॉर्म में मलबूस फौजी अच्छे लगते थे। जब पोता पैदा हुआ तो कर्नल का लफ्ज उनके नाम का हिस्सा बना दिया गया। कर्नल शेर खान 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। वो सिर्फ 8 साल के थे जब वालिदा इंतकाल कर गयी। शेर खान के साथी उन्हें प्यार से शेरा कहकर पुकारते थे। 1992 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में शमूलियत इख्तियार की। 1994 में पाक फौज की सिंध रेजिमेंट
की यूनिट ज्वाइन की जो उनकी बहादुरी की वजह से आज शेर हैदरी के नाम से पहचानी जाती है। पढ़ाई का शोबा हो या हर्बो ज़र्ब का फलसफा, खेल का मैदान हो या फायरिंग का मुकाबला, कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपनी यूनिट के लिए लातादाद एजाज़ात हासिल किए। 17 अक्टूबर 1996 को कर्नल शेर खान कैप्टन के ओहदे पर फाइज हुए। जनवरी 1999 में इस बहादुर सपूत ने खुद को लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनाती के लिए पेश किया। उसके चंद माह बाद ही कारगिल जंग शुरू हो गई। 5 जुलाई 1999 को कैप्टन कर्नल शेर खान और उनके 14 साथियों को 2 कठिन पोस्टों के दरमियान मौजूद मज़ाहमती नाका खत्म करने का मिशन सौंपा गया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने मुतअद्दिद ऑपरेशंस की क़यादत की और दुश्मन के बहुत से हमलों को पिस्पा करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। ये बहादुर ऐसा लड़ा कि दुश्मन भी दाद देने पर मजबूर हो गया। कर्नल शेर खान इस चोटी के हसूल के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे, हत्ता कि शहादत के वक्त भी उनकी उंगली बंदूक के ट्रिगर पर थी। कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपनी जान दे दी लेकिन वतन की हुर्मत पर आंच नहीं आने दी। कैप्टन शेर खान को पाक फौज के सबसे बड़े एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। मैंने आपसे इजाज़त लेनी है लेकिन जाते जाते मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। वो है जी नताशा रहमान आज ग्रीन स्क्रीन के आगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक बता रही हैं। आप देखिए। ग्रीन स्क्रीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। तो नाजरीन, गर्मी इंतहाई ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में अगर पौधे, दरख्त और ग्रीनरी हमें मिल जाए तो माँ की आगोश से बिल्कुल भी कम नहीं महसूस किया जाता। तो आज आपको हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो और शायद आपने कभी वो पाकिस्तान में देखे हों। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, मुख्तलिफ और जो पौधे हैं वो देखे होंगे, दरख्त भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ऑल्दो एक हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में दरख्त और पौधे अब हमें कम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए PHA की जानिब से एक बड़ा कदम हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बिजलानी पार्क में और पाकिस्तान में ऐसे पौधे लाए जा रहे हैं और उनको बनाया जा रहा है जो कि हमें सिर्फ बैरून मुल्क में ही मिलते हैं और उनके बारे में हमें सुनने को भी मिलता है, देखे भी जाते हैं। लेकिन अब कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो हम पाकिस्तान में भी देखेंगे। तो आइए आपको जाकर दिखाते हैं और बताते भी हैं कि वो कौन से पौधे हैं, उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है। तो आइए तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, मैं मौजूद हूँ जैलानी पार्क में और आज हम आपको एक ऐसा पौधा दिखाने जा रहे हैं जो कि पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं था लेकिन अब उसको जैलानी पार्क में लाया गया है। तो मैं बात कर रही हूँ बोनसाई पौधे की जो कि पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं था लेकिन अब जैलानी पार्क में प्रॉपर तौर पर एक जगह बनाई गई है। कैमरामैन से कहती हूँ कि थोड़ा सा पैन करें, दोबारा से आपको दिखाएं कि बोनसाई गार्डन यहाँ पर बनाया गया है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ा सा जो मतलब है वो आपको समझाते जाते हैं। बॉन का मतलब है बर्तन और साई का मतलब है शजरकारी। तो ऐसे ये दोनों लफ्ज़ को अगर हम मिलाया जाए तो बोनसाई का लफ्ज़ सामने आया है। और जापान में ये पौधे हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और घरों में इनको सजाया जाता है, मट्टी के बर्तनों में इनको सजाकर घरों में भी रखा जाता है और दफातर में भी रखा जाता है। अभी हम बोनसाई गार्डन में चलते हैं और जाकर आपको दिखाते हैं कि पौधे कैसे हैं। थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन भी अंदर जाके दूंगी कि इनका साइज़ क्या है, ये इनकी उम्र कितनी होती है, कितने पौधे पाकिस्तान में लाए गए हैं। तो अभी हमारे साथ अंदर चलें और आकर देखें कि वो पौधे कैसे दिखते हैं। तो आइए हमारे साथ। तो जनाब, ये है वो बोनसाई दरख्त, बोनसाई पौधा जिसकी हम बात कर रहे थे। आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल छोटा सा प्लांट है। छोटा सा प्लांट नहीं है, इसकी जो एज है ये भी 10 साल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल भी होती है। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि जिनकी एज 100 साल से भी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ आपको ये बताते हैं कि ये जो दरख्त बनाए गए हैं, बोनसाई के पौधे बनाए गए हैं, ये हम खुद बना सकते हैं। और इनकी जो जड़ें हैं ये थोड़ा सा आपको फोकस करके भी दिखा रहे हैं हम कि ये जो जड़ें बड़े दरख्त की होती हैं, सेम एज इट
ब्रांचेस इसकी हमें यहाँ भी दिखाई दे रही हैं, पत्ते हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो पौधे मौजूद हैं बॉन्साई के, क्योंकि इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, डिफरेंट जो इकसाम होती हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये दूसरी किस्म का पौधा है। ये देखें, इसको थोड़ा सा वायर्स लगाकर, जैसे हमने बड़े दरख्त को अपने एक पौधे को खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि उसकी तने और जड़ें नीचे ना जाएं, एज इट इज़ इसको भी ऐसे ही किया गया है। ये इसकी जड़ें बाहर निकल रही हैं, पत्ते इसके वैसे ही हैं एज इट इज़ जैसे एक बड़े दरख्त के होते हैं। तो इनको देखकर भी हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ साथ ये जो गार्डन है ये इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है, जो हमें वैसे फ़ील आ रही है, बहुत अच्छी फ़ील आ रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में अगर हमें पौधे देखने को मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, यहाँ पे इस जो पौधे के पत्ते हैं थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन ऑल्दो इसके जो फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर के और जो मज़ेदार से पिंकिश से फ्लावर्स हैं वो निकल रहे हैं। छोटा सा एक और पौधा भी मौजूद है, इसको हाथ में पकड़ते हैं। ये इस पौधे को आप घर में भी डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि जापान में और चाइना में इन पौधों को घरों में भी रखा जाता है और बतौर तोहफ़ा भी पेश किया जाता है। तो बहुत छोटा सा पौधा है, ऑल्दो ये आपको लग रहा है कि कोई डेकोरेशन है, तो ये जनाब डेकोरेशन बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉपर तौर पर एक पौधा है जिसको यहाँ पर बनाया गया है। और इसके साथ साथ एक और यहाँ पर लोकेशन भी है बड़ी मज़े की, क्योंकि हम ख़वातीन, हम लड़कियाँ ये चाहती हैं कि कोई मज़ेदार सी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए जगह होनी चाहिए। तो अभी उस जगह पर आपको लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि वो जगह कैसी है और कैसा लगता है वहाँ पर जाकर। तो आइए हमारे साथ। उस हट में मौजूद हूँ जो कि बॉन्साई गार्डन के अंदर बनाया गया है, और आपकी सिटिंग एरिया जिसको हम कह सकते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, ताकि अगर बारिश आती है या किसी भी किस्म की धूप होती है या गर्मी लग रही है, जैसा कि अभी गर्मी का शदीद मौसम है, तो आप धूप में नहीं बैठ सकते हैं, इन पौधों को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सिटिंग एरिया बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा बनाया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी यहाँ पर आए, अपने पिक्चर्स कैप्चर करे। हुकूमत ने भी और जो PHA की जानिब से एक अच्छा कदम आपके लिए किया गया है वो ये है कि बॉन्साई गार्डन में बेंचेस लगा दिए गए हैं, आप यहाँ पर आकर बैठें, सुकून का माहौल लें। और इसके साथ साथ बॉन्साई पौधों के बारे में थोड़ी सी आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये जो पौधे हैं जापान में और चाइना में अपनी वरासत के तौर पर भी एक दूसरे को दिए जाते हैं। जब किसी की वफ़ात होती है, इंतकाल होता है, तो जाने वाला अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को ये पौधे एज आ गिफ्ट देकर जाते हैं, ताकि उनको याद रह सके कि ये पौधे उनके किसी बुज़ुर्ग ने दिए थे या जाने वाले ने दिए थे। तो ना सिर्फ ये है कि आप इनको ख़रीद सकते हैं, बल्कि आप इनको किसी एक्सपर्ट की मदद से घर में भी बना सकते हैं, अपने घर में डेकोरेशन के तौर पे भी रख सकते हैं। ना सिर्फ गार्डन में रख सकते हैं, बल्कि अपने बालकनीज़ में रख सकते हैं, अपने बेडरूम्स में आप रखें, ड्राइंग रूम में रखें, तो इनका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे होते हैं, इनकी हाइट छोटी होती है। और आप इनको किसी भी मिट्टी के बर्तन में या फिर किसी भी डेकोरेशन पीस को ले लें, आप उसके अंदर इनको लगा सकते हैं और रख सकते हैं। एज का हमने आपको बता दिया कि इनकी एज 10 साल भी होती है, 15 साल भी होती है, और 100 साल से ज़ायद भी ये पौधे चले जाते हैं। तो आज का जो हमारा सेगमेंट था वो बॉन्साई पर था। तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ PHA से भी राबता करके पूछ सकते हैं, ताकि आप इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में तमाम जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, वो इस तरह के हुनर आपको सिखाए भी जाते हैं, बताए भी जाते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पाकिस्तान में भी अब मौजूद हो सकती हैं, क्योंकि पहले जो बॉन्साई के पौधे थे वो पहले हमें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अब PHA ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उन्होंने ये बॉन्साई के पौधे यहाँ पर रख दिए हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। आज के ग्रीन स्क्रीन सेगमेंट पे हमने आपको बॉन्साई पौधे के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। ग्रीन स्क्रीन सेगमेंट के साथ हमें इजाज़त दें, दोबारा से एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।